हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप सभी कैसे हो? भारत कोचिंग सेंटर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हमने मैथ की क्लास पढ़ी, रीजनिंग की पढ़ी, ठीक है। अब हम इसके बाद हिंदी और जीएस की भी क्लास शुरू करने जा रहे हैं। कल से आपकी हिंदी की क्लास, फिर उसके बाद आपका जीएस है, साइंस है, ठीक है, ज्योग्राफी, तुम्हारा भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, ये सब स्टार्ट हो जाएगा। चलिए, वीडियो को पूरा देखिए। सभी बच्चे लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, जिससे और बच्चों को भी अपना हेल्प मिले, सहायता मिले इसकी। ठीक है भाई। चलिए, आज हम रीजनिंग का एक नया टॉपिक लेके आए आपके लिए, वेन आरेख जो है। वेन आरेख की शुरुआत करेंगे। देखिए, वेन डायग्राम मतलब वेन आरेख, वेन डायग्राम की जो टाइप है वो दो टाइप की है, एक स्टेटमेंट बेस है और एक तुम्हारा फिगर बेस है। स्टेटमेंट बेस जो है, क्या होता है, स्टेटमेंट तुम्हारे तीन टाइप के स्टेटमेंट होते हैं, उसी की स्टेटमेंट के बेस फिर तुम फिगर बनाते हो, ठीक है ना। देखिए, सबसे पहला होता है कंप्लीट रिलेशन स्टेटमेंट आएगा या पूर्ण संबंध स्टेटमेंट होगा। इसमें क्या होगा, अगर मान लो तुम्हें बोल दिया, इसमें कैसे कहा जाएगा, तुम्हें बोल दिया महिला माता, इस तरीके से महिला माता, तो कोई भी मदर हो वो हमेशा मेल फीमेल के अंदर एग्जिस्ट करेगी। कोई भी माता हो वो महिला के अंदर एग्जिस्ट करेगी। या फिर तुम्हें दे देगा, जैसे यहाँ बोल दे भाई, गाजर, सब्जी और खाद्य पदार्थ, खाद्य पदार्थ। अब इसमें भी पूर्ण संबंध है, क्योंकि गाजर क्या तुम्हारी एक सब्जी है और सब्जी क्या है तुम्हारा खाद्य पदार्थ है। गाजर सब्जी के अंदर एग्जिस्ट है और सब्जी तुम्हारी खाद्य पदार्थ के अंदर एग्जिस्ट करती है। इसी टाइप से एक दे देगा तुम्हें भाई, अक्सर शब्द, अक्सर शब्द और वाक्य, अक्सर शब्द और वाक्य। जो तुम्हारा अक्सर है वो शब्द के अंदर एग्जिस्ट होता है और जो तुम्हारा शब्द है वो वाक्य के अंदर एग्जिस्ट होगा। देखिए, दोबारा से बोलता हूँ भाई मैं, अक्सर शब्द के अंदर एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, क्योंकि अक्षरों को मिला के तुम्हारा शब्द बनेगा और शब्दों को मिला के तुम्हारा वाक्य बनेगा। कभी भी अगर तुम्हारा कंप्लीट रिलेशन है तो उनका आरेख क्या होगा कि पहली चीज़ दूसरे के अंदर एग्जिस्ट या पहली दूसरे के अंदर दूसरी तीसरे के अंदर, तो उनका आरेख हमेशा इस टाइप से होगा। कंप्लीट रिलेशन का जो आरेख होगा, जो वेन डायग्राम बनेगा, वो इस टाइप से होगा। अब यहाँ जरूरी नहीं है कि वो तुम्हारी सर्किल ही दे, कोई भी और फिगर हो सकती है, वो इस टाइप से भी हो सकता है तुम्हारा, ठीक है। बस ये चीज़ ध्यान रखना कि पहली वस्तु दूसरी के अंदर एग्जिस्ट हो और दूसरी तीसरी के अंदर एग्जिस्ट हो, इसी रिलेशन को हम कंप्लीट रिलेशन बोलते हैं, पूर्ण संबंध आरेख बोलते हैं इसको हम। इसके बाद आगे देखिए, इसमें आइए, दूसरा टाइप है तुम्हारा पार्शियल रिलेशन, आंशिक संबंध। आंशिक संबंध जिनमें मतलब थोड़ा बहुत संबंध दर्शाएगा, ठीक है ना, पूर्ण रूप से नहीं, थोड़ा बहुत संबंध होगा। जैसे इससे संबंध स्टेटमेंट हमें दिए गए हैं भाई, पुरुष, महिला और अध्यापक। तो जो अध्यापक है वो महिला भी हो सकते हैं, वो पुरुष भी हो सकते हैं, तो इससे संबंधित आरेख कैसा बनेगा। तो जो अध्यापक का आरेख है वो ये है तुम्हारा। अब इन अध्यापक में से कुछ महिला अध्यापक है, कुछ पुरुष अध्यापक है तुम्हारे, कुछ तो महिला होगी अध्यापक और कुछ पुरुष अध्यापक होंगे। तो इनका आरेख ये बनेगा, इस तरीके से बनाया जाएगा, ठीक है। ऐसे ही इसको देखिए, नंबर 2, जानवर, मादा और गाय। अब जो जानवर है वो हमारा दोनों टाइप का होता है, नर और मादा, मतलब मेल फीमेल दोनों टाइप के होते हैं जानवर। इनका आरेख कैसा बनेगा, तो जानवर को यहाँ लिखिए, इन जानवरों में से कुछ मादा होंगे, कुछ जो है फीमेल होंगी। ये है जानवर और ये है मादा। अब जो गाय है, गाय जानवर भी है और फीमेल भी है, तो गाय को इस तरह से एडजस्ट करो कि वो जानवर और मादा दोनों के अंदर लिखा जाए, तो उसको इसलिए इन दोनों के बीच में लिखा जाएगा, ये हो जाएगा गाय। इसके बाद महिला, माता और बहन। माता और बहन दोनों फीमेल हैं, तो दोनों फीमेल के अंदर महिला के अंदर लिखी जाएगी माता और
बहन। अब एक चीज़ देखिए, सुनो, ये हमने लिख लिया, ये तुम्हारा महिला है। अब एक बात देखिए, जो माता है वो बहन भी हो सकती है, और जो बहन है वो किसी न किसी की माता भी हो सकती है। तो माता और बहन में से कुछ का संबंध आएगा कि कुछ माता बहन होंगी या कुछ बहन माता होंगी, इनका संबंध ये भी बन सकता है। तो उसके लिए इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, सारे को ऐसे बनेगा। तो महिला, माता और बहन का जो तुम्हारा वेन डायग्राम होगा वो इस तरीके से बनेगा। इसके बाद आइए, खिलाड़ी, गायक और डॉक्टर। खिलाड़ी गायक भी हो सकता है, ये तुम्हारा खिलाड़ी कोई डॉक्टर भी हो सकता है, डॉक्टर तुम्हारा गायक भी हो सकता है, डॉक्टर तुम्हारा खिलाड़ी भी हो सकता है। तो इसका आरेख कैसे बनाया जाएगा वो देखिए, इसका आरेख कैसे बनेगा। देखिए इसका आरेख कैसे बनेगा, ये है तुम्हारे खिलाड़ी, इन खिलाड़ी में से कुछ गायक हैं। अब जो डॉक्टर है वो गायक भी हो सकता है और खिलाड़ी भी हो सकता है, तो इसका आरेख ऐसा बनेगा। इनका संबंध इस तरीके से दर्शाया जाएगा तुम्हारा। पुरुष, पिता और स्नातक, मतलब जिसने ग्रेजुएट किया है वो स्नातक कहलाएगा। अब एक चीज़ देखिए, पुरुष और पिता, पिता मतलब फादर, फादर ये पुरुष का मतलब मेल है, तो कोई भी फादर हो वो मेल होगा, मेल के अंदर एग्जिस्ट करेगा, तो उसको हम क्या लिखेंगे, ये है तुम्हारा मेल, मेल का आरेख है, मतलब पुरुष का आरेख है तुम्हारा। और जो फादर है वो मेल के अंदर एग्जिस्ट करेगा, तो फादर को हम इसके अंदर लिखेंगे, ये है हमारा पिता का आरेख। अब एक चीज़ देखिए, तो जो स्नातक हैं वो तुम्हारे, कुछ स्नातक फादर भी हो सकते हैं और कुछ स्नातक भाई बिना फादर वाले भी हो सकते हैं, जो मतलब बिना, जो ऐसे मेल है तुम्हारे जो मतलब फादर नहीं है वो भी स्नातक हो सकते हैं। तो इनका आरेख इस तरीके से बनेगा। तो स्नातक का जो सर्किल है वो इन दोनों से होकर के ऐसे गुजरेगा, इनका आरेख इस तरीके से बनाया जाएगा। इसके बाद लास्ट है छात्र, मतलब छात्र और छात्राएं, दो शब्द होते हैं ना, छात्र और छात्राएं। छात्र तो बॉयज़ होते हैं और छात्राएं हमारी गर्ल्स होती है। तो छात्र, लड़के और गायक। अब एक चीज़ देखिए, तो जो भी छात्र है वो लड़कों के अंदर एग्जिस्ट करेगा, बॉयज़ के अंदर एग्जिस्ट करेगा। तो हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे बॉयज़, यह बॉयज़ का आरेख है, वेन डायग्राम। अब इनके अंदर होगा एक स्टूडेंट, मतलब छात्र जो है, ठीक है ना, छात्र, स्टूडेंट नहीं लिखते हम भाई, छात्र ही लिखेंगे, या लिखेंगे छात्र इसके अंदर। अब एक चीज़ देखिए, गायक। अब गायक भाई लड़के भी हो सकते हैं, मतलब स्टूडेंट भी हो सकते हैं, और कुछ गायक ऐसे भी हो सकते हैं जो तुम्हारे छात्र न हो, तो इसको भी हम इसी तरीके से लिखेंगे। गायक का जो वेन डायग्राम है वो बाहर से ऐसे होके गुजरेगा। समझ में आया ये। इसके बाद नंबर 3 पे आना है भाई तुम्हारा, आइए भाई। अब इसके बाद नंबर 3 है तुम्हारा इनकम्प्लीट रिलेशन, मतलब असंबंध। ऐसा डायग्राम या ऐसा वेन आरेख जिनमें तुम्हारा मतलब रिलेशन जो है अनकम्प्लीट होंगे, मतलब असंबंध होंगे, तो इनको हम बोलते हैं, हम इस तरह के जो आरेख होंगे तुम्हारे, जो वेन डायग्राम होंगे वो होगा तुम्हारा असंबंध। ये कैसे बनेगा, यहाँ देखिए, रेलगाड़ी, हवाई जहाज़ और मोटरसाइकिल। रेलगाड़ी, हवाई जहाज़, मोटरसाइकिल का आपस में कोई रिलेशन है, कोई रिलेशन नहीं है, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, इन तीनों का जो वेन डायग्राम बनेगा वो तीनों का अलग अलग करके लिखा जाएगा। तीनों का जब आपस में कोई संबंध है नहीं तो तीनों को अलग अलग करके लिखो। ऐसे इनका भी लिखो, फ्रिज, पुस्तक, फुटबॉल। फ्रिज, पुस्तक, फुटबॉल का कोई रिलेशन है ही नहीं आपस में, तो इनका भी वेन डायग्राम अलग अलग ऐसे करके लिखा जाएगा। पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य। पृथ्वी तुम्हारा एक सैटेलाइट है, मतलब एक तुम्हारा ग्रह है, ठीक है ना, एक प्लैनेट है, ये तुम्हारा एक प्लैनेट है, ये तुम्हारा एक सैटेलाइट है, मतलब एक उपग्रह है, और ये तुम्हारा एक स्टार है, ये तुम्हारा एक तारा है। ये ग्रह है, ये उपग्रह है, ये एक तारा है, तो इसलिए तीनों का भी रिलेशन अपना अलग अलग है, संबंध अलग अलग है, तो इसको भी हम इसी तरीके से लिखेंगे। चलिए आगे देखिए। अच्छा देखिए भाई, ये 10 क्वेश्चन है तुम्हारे, ये 10 स्टेटमेंट मैंने तुम्हें दिए हैं, इनसे संबंध जो तुम्हें वेन डायग्राम है वो बताना है, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला है नारी, माँ और डॉक्टर। नारी, माँ और डॉक्टर से संबंधित वेन डायग्राम इनमें से कौन सा होगा, करो, देखो देखो, यहाँ नारी जो है, नारी क्या एक तरीके से फीमेल, ठीक है। माँ जो है फीमेल के अंदर एग्जिस्ट करेगी, और डॉक्टर क्या तुम्हारी
माँ भी हो सकती है और वो फीमेल भी हो सकती है। तो उसका आरेख कैसे बनेगा, ये देखिए, इसको हम इधर लिखते हैं भाई, यहाँ देखो एक मिनट, ये है तुम्हारी फीमेल नारी, और नारी के अंदर ही मदर एग्जिस्ट होगी तुम्हारी। अब जो डॉक्टर हैं वो मदर भी हो सकती है और फीमेल तो खैर है ही, वो भी हो सकती है, मतलब ऐसी फीमेल जो मदर न हो वो भी डॉक्टर हो सकती है तुम्हारी। तो उसका आरेख हमारा इस टाइप से बनेगा। तो ऐसा आरेख है कौन सा इनमें से, इन सभी में से आरेख कौन सा ऐसा, ए। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा हमारा, ए होगा। बी को करिए, पति पत्नी और परिवार। पति पत्नी दोनों परिवार के अंदर ही है, दोनों को मिलाकर के परिवार बनेगा। तो इसलिए दोनों परिवार के अंदर एग्जिस्ट होंगे और दोनों क्या होंगे, अलग अलग होंगे, दोनों का जो रिलेशन होगा वो अलग अलग होगा। तो ऐसा आरेख कौन सा है तुम्हारा इनमें से, ऐसा आरेख कौन सा है भाई, ई। इसका आंसर हो जाएगा तुम्हारा ई। ठीक है भाई, पति और पत्नी दोनों अलग अलग लिखे जाएंगे और ये किसके अंदर एग्जिस्ट होंगे, फैमिली के अंदर, परिवार के अंदर। विज्ञान, गणित और जैविकी। गणित मतलब मैथ्स जो है ये तुम्हारा विज्ञान साइंस, जैविकी भी एक साइंस का ही पार्ट है तुम्हारा, जैविकी भी एक साइंस का ही हिस्सा है। तो इसलिए जैविकी जो है विज्ञान के अंदर एग्जिस्ट होगा और गणित तुम्हारा अलग होगा। तो ऐसा वेन डायग्राम कौन सा इन सभी में से, ऐसा वेन डायग्राम कौन सा है, डी। ऐसा वेन डायग्राम है तुम्हारा डी, ये इसका आंसर हो गया। कमीजें, चादरें और तौलिए। कमीजें, चादरें, तौलिए तीनों चीज़ अलग अलग है, तीनों का यूज भी अलग अलग है। तो इसलिए इसका तो आरेख अलग अलग ही बनना है, मतलब एफ इसका आंसर हो गया। अध्यापक, डॉक्टर और इंजीनियर। अध्यापक, डॉक्टर और इंजीनियर ये तीनों प्रोफेशन हैं। अब ऐसा नहीं हो सकता कि ये प्रोफेशन इसको करेगा, ये प्रोफेशन इसको करेगा, तो ऐसा नहीं होने का, इनके काम भी तीनों के अलग अलग है, तो इनका आरेख भी अलग अलग ही बनाया जाएगा। तो उसका भी आंसर क्या होगा तुम्हारा, एफ होगा। शर्ट, टाई, पैंट। शर्ट, टाई, पैंट ये तीनों भी अलग अलग ही होंगे। अगर यहाँ तुम्हें दे देता भाई कपड़े या क्लॉथ्स दे देता, तो फिर तो ये तीनों के तीनों कपड़ों के अंदर एग्जिस्ट होते। अब तीनों का यूज अलग अलग है, तीनों को अलग अलग तरीके से पहना जाएगा, तो उसका भी आरेख हमारा एफ ही होगा। न्यायाधीश, चोर, अपराधी। न्यायाधीश, चोर, अपराधी। भाई चोरी करना एक अपराध होता है, चोरी करना एक अपराध है, तो इसलिए चोर क्या है तुम्हारा, एक अपराधी हुआ। तो चोर अपराधी के अंदर एग्जिस्ट होगा, जो चोर है वो अपराधी के अंदर एग्जिस्ट होगा और न्यायाधीश अलग होगा। तो इस तरीके का आरेख कौन सा है, इस तरीके का आरेख कौन सा है भाई, इस तरीके का आरेख है तुम्हारा डी। ऐसा आरेख कौन सा है तुम्हारा, डी। चोर अपराधी के अंदर एग्जिस्ट करेगा और न्यायाधीश को हम अलग लिखेंगे, तो इस तरह का आरेख तुम्हारा डी हुआ। रामायण, धार्मिक ग्रंथ और ग्रंथ। रामायण हमारा एक धार्मिक ग्रंथ है और तुम्हारे ग्रंथ धार्मिक भी हो सकते हैं और अधार्मिक भी हो सकते हैं। तो इसलिए रामायण को धार्मिक ग्रंथ के अंदर एग्जिस्ट करेंगे और धार्मिक ग्रंथ तुम्हारा ग्रंथ के अंदर एग्जिस्ट होगा। तो इसलिए पहली चीज़ दूसरे के अंदर एग्जिस्ट और दूसरी तीसरी के अंदर एग्जिस्ट। तो ये तो तुम्हारा कंप्लीट रिलेशन वाला पॉइंट हुआ। तो ऐसा आरेख कौन सा होगा तुम्हारा, ऐसा आरेख होगा तुम्हारा बी। तो इसलिए इसका आंसर होगा बी। चाचा, अमीर लोग, रिश्तेदार। आ जाइए भाई इस पे को देखिए, चाचा, अमीर लोग और रिश्तेदार। भाई चाचा तो हमारा रिश्तेदार है, ये तो रिश्तेदार के अंदर एग्जिस्ट करेगा, ये तो रिश्तेदार के अंदर एग्जिस्ट हो गए ही चाचा तो। अब अमीर लोग जो हैं, अब अमीर लोग, भाई अमीर लोगों की श्रेणी में हमारे चाचा भी आ सकते हैं, ज़रूरी तो नहीं है कि भाई सारे चाचा अमीर लोग हो, और हमारे कुछ रिश्तेदार वे भी अमीर लोग में आ सकते हैं। तो इसलिए इनका आरेख इस तरीके का बनेगा। तो इस तरह का आरेख हमारा कौन सा है, ए, ये इसका आंसर होगा। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़िए। धूम्रपान करने वाले आदमी और धूम्रपान न करने वाले। अब सुनो देखो भाई, धूम्रपान करने वाले और धूम्रपान न करने वाले, तो यहाँ क्या लिखेंगे, आदमी को यहाँ बीच में लिखो। अब इन आदमियों में से कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो धूम्रपान करते होंगे और कुछ ऐसे होंगे जो धूम्रपान नहीं करते होंगे। तो उसका आरेख कैसा बनेगा, ऐसा लिखो। तो यहाँ तो लिखो धूम्रपान करने वाले, और इनमें से कुछ क्या बचेंगे, धूम्रपान न करने वाले, तो इसका आरेख इस तरीके से बनेगा। इसका आरेख है ऐसा कोई सा, ऐसा आरेख हमारा नहीं है इसमें, कोई भी ऐसा आरेख नहीं था भाई कोई भी इसमें। तो इसका आरेख ऐसा बनेगा, ये ध्यान रखो।
अच्छा अब आइए, अब देखिए फिगर बेसिस क्वेश्चन है। हमने इससे पहले जो पढ़े थे वो स्टेटमेंट पर आधारित थे, ये फिगर पर आधारित, मतलब तुम्हें फिगर देगा और इससे संबंधित क्वेश्चन पूछ लेगा। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको देखिए। ये तुम्हें फिगर दिखाई, ये 3 सर्किल बनाई और ये जो सर्किल है तुम्हारा, ये महिला को प्रदर्शित करने वाला है, ये सर्किल ग्रामीण लोगों को प्रदर्शित करने वाला है, ये सर्किल शिक्षित लोगों को प्रदर्शित करने वाला है। यहाँ तुम्हारे से क्वेश्चन पूछेगा, उस महिला को प्रदर्शित करने वाला अंक बताइए जो ग्रामीण और शिक्षित है। उस महिला को प्रदर्शित करने वाला अंक बताइए जो ग्रामीण और शिक्षित है, ग्रामीण भी है शिक्षित भी है, मतलब तीनों सर्किल के अंदर उसको एडजस्ट होना पड़ा, उसके अंदर एग्जिस्ट होगी। महिला में भी होगा वो अंक, शिक्षित में भी होगा और ग्रामीण में भी होगा। तो ऐसा अंक कौन सा जो तीनों सर्किल के अंदर कॉमन है? तो ऐसा अंक तुम्हारा 5 है। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा भाई तुम्हारा? इसलिए इसका आंसर 5 होगा। समझ में आया? अगर क्वेश्चन तुम्हारे से पूछने लगे कि उस ग्रामीण महिला को प्रदर्शित करने वाला अंक बताइए जो शिक्षित नहीं है, शिक्षित नहीं है, शिक्षित नहीं है तो शिक्षित सर्किल से बाहर होना चाहिए, महिला और ग्रामीण में वह अंक कॉमन होना चाहिए। तो ऐसा अंक कौन सा है तुम्हारा? 4। तो इसका आंसर होगा तुम्हारा 4। कह देगा इसके बाद, उस ग्रामीण को बताइए जो शिक्षित है मगर महिला नहीं है। उन ग्रामीण को प्रदर्शित करने वाला अंक बताइए जो शिक्षित है मगर महिला नहीं है। महिला नहीं है तो महिला सर्किल से बाहर होना चाहिए और इन दोनों सर्किल में कॉमन होना चाहिए। तो ऐसा अंक क्या है तुम्हारा? 6। तो ये आंसर होगा इसका। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 2 पर आइए। ये जो तुम्हारा स्क्वायर है ये भारतीय लोगों को, इंडियन लोगों को बता रहा है। ये जो सर्किल है ये नायक को बता रहा है और ये जो तुम्हारा ट्रायंगल है गायक को बता रहा है। यहां पे भी इस तरीके से तुम्हारे से क्वेश्चन पूछ लेगा। जैसे पूछ लिया पहला क्वेश्चन, उस भारतीय को प्रदर्शित करने वाला अंक बताइए जो गायक है मगर नायक नहीं। उस भारतीय को प्रदर्शित करने वाला अंक बताइए जो गायक है नायक नहीं। गायक है नायक नहीं है, नायक नहीं है तो मतलब सर्किल से वो बाहर होना चाहिए और इन दोनों फिगर में कॉमन होना चाहिए। तो ऐसा नंबर कौन सा है हमारा? भारतीय, मतलब इन दोनों में कॉमन होना चाहिए, सर्किल से में नहीं होना चाहिए। तो ऐसा अंक हमारा कौन सा है? 4। तो इसलिए हमारा आंसर क्या बनेगा इसका? 4 बनेगा। इसके बाद यहां देखिए, उस भारतीय को प्रदर्शित करने वाला अंक बताइए जो नए गायक और नए गायक है। जो नए गायक और नए नायक है, ना तो गायक है वो ना वो नायक है। तो ऐसा अंक कौन सा जो दोनों फिगर से बाहर है और भारतीय के अंदर एडजस्ट है? तो ऐसा अंक हमारा 1। ये आंसर होगा इसका। समझ में आया? इसके बाद इन दोनों क्वेश्चन को करिए। यहां पे आइए, देखिए कौन सी संख्या वर्ग, दीर्घवृत्त और त्रिभुज में आती है? वर्ग, दीर्घवृत्त और त्रिभुज में आती है। ध्यान देखिए, इसने कहा वर्ग, तो ये जो फिगर है ये तो तुम्हारी आयत है, ये तो रेक्टेंगल है, तो इसको तो आयत तो उसने बोला नहीं, इसने बोला वर्ग, दीर्घवृत्त और त्रिभुज। तो इसको छोड़ करके ऐसा अंक देखिए जो तीनों फिगर में कॉमन हो। ऐसा अंक कौन सा दिखाई दे रहा है? ऐसा अंक कौन सा है तुम्हारा? 7 है। ऐसा अंक है तुम्हारा 7। तो इसलिए इसका आंसर 7 होगा तुम्हारा। समझ में आया? अभी अगला क्वेश्चन पढ़िए। इसमें ये तुम्हें यहाँ क्वेश्चन दे दिया इस तरीके से, यहाँ जो ये सर्किल है ये तुम्हारा नगर के लोगों को बता रहा है, ये जो तुम्हारा रेक्टेंगल है ये तुम्हारा पुरुष को बता रहा है, जो त्रिभुज है ये शिक्षित लोगों को बता रहा है और ये जो तुम्हारा स्क्वायर है सिविल लोगों को बता रहा है। यहाँ क्वेश्चन मैं पूछता हूँ तुम्हारे से, ऐसे पुरुष को प्रदर्शित करने वाला अंक बताओ जो शिक्षित है और सिविल कर्मचारी नहीं है। जो शिक्षित है और नगर में रहता है, जो शिक्षित है और नगर में रहता है मगर सिविल कर्मचारी नहीं है। देखिए इसने क्या बताया, ऐसे पुरुष को प्रदर्शित करने वाला अंक बताओ जो शिक्षित है
नगर में रहता है मगर सिविल कर्मचारी नहीं है। पुरुष है, शिक्षित है, नगर में रहता है मगर सिविल कर्मचारी नहीं है। सिविल कर्मचारी से बाहर ऐसा अंक ढूंढिए, ऐसा अंक देखिए जो पुरुष, शिक्षित और नगर इन तीनों में कॉमन हो। तो ऐसा अंक कौन सा है भाई? ऐसा अंक कौन सा नजर आ रहा है? देखिए अच्छे से, ऐसा अंक है हमारा 4। कौन सा नंबर है ऐसा? हमारा 4। तो हमारा आंसर क्या होगा भाई? 4 होगा। हमारा आंसर हो गया 4। आइए आगे। आइए अब देखिए ये क्वेश्चन लेके आए हम। ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, एसएससी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इसको देखिए भाई, ये तुम्हें एक फिगर दे देगा एग्जाम के अंदर, तुम्हें फिगर देगा और इससे संबंधित 2 से 3 क्वेश्चन तुम्हारे से पूछ लेगा। तो देखिए पहले फिगर को अच्छे तरीके से देखें। यहाँ पे जो बड़ा त्रिभुज है वो लेखक को प्रदर्शित कर रहा है, जो आयत है वो कवि को बता रहा है, आयत मतलब रेक्टेंगल। जो छोटा ट्रायंगल है वो नाटककार को, और जो तुम्हारा सर्किल है वो निबंधकार को प्रदर्शित कर रहा है। तो मैंने यहाँ नाम भी लिख दिए। अब पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। कौन सी संख्या उन कवि को दर्शाती है जो निबंधकार, नाटककार और लेखक भी है? कौन सी संख्या उन कवि को दर्शा रही है? कवि, निबंधकार, नाटककार और लेखक भी है। तो चारों में फिगर में कॉमन जो अंक होगा वह आंसर होगा, क्योंकि चारों व्यक्तियों के बारे में बोल रखा है। जब चारों व्यक्तियों के बारे में बोल रहा है तो ऐसा अंक ढूंढिए जो चारों आकृतियों में कॉमन हो, चारों आकृतियों के अंदर एग्जिस्ट हो। तो ऐसा अंक हमारा क्या है भाई? यहाँ पे 6। तो इसलिए इसका आंसर क्या हुआ? 6 हुआ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, कौन सी संख्या उन नाटककारों को दर्शाती है जो निबंधकार नहीं है? निबंधकार नहीं है तो निबंधकार से बाहर जो अंक होगा और नाटककार के अंदर एग्जिस्ट होगा, ऐसा अंक ढूंढेंगे। कौन सा है भाई? देखिए, निबंधकार मतलब सर्किल से बाहर होना चाहिए और नाटककार के अंदर होना चाहिए। तो ऐसा अंक कौन सा? हमारा 8 है, 3 है और हमारा क्या है भाई? 1 है। तो 8, 3, 1। अब यहाँ 8 तो है ना, 3 है और 1 भी है, तो इसलिए हमें 1 तो हमारा आंसर नहीं होगा। हम यहाँ क्या करेंगे, हम ऐसी संख्या लेंगे जो नाटककार के अंदर भी हो, कवि के अंदर भी हो और लेखक भी हो, क्योंकि लेखक और कवि के बारे में से नहीं बताया तो ये पॉसिबिलिटी बनती है कि ये भी हो सकता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा भाई? इसलिए इसका आंसर होगा 8 जो है, ये सही आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 3 इसको देखिए। कौन सी संख्या केवल कवि को दर्शाती है जो न लेखक, न निबंधकार, न नाटककार, न लेखक, न निबंधकार, न नाटककार, इन तीनों से बाहर होने चाहिए और कवि के अंदर एग्जिस्ट होने चाहिए? तो ऐसा अंक देखो जो केवल कवि के अंदर लिखे हो। तो केवल कवि के अंदर हमारा 2 लिखा है और 4 लिखा है, तो उसका आंसर हो जाएगा 2 और 4। ये इसका आंसर आएगा। देखिए भाई, अब ये अगला क्वेश्चन, इसको देखिए। ये तुम्हें एक आरेख दे दिया है यहाँ पे, ठीक है। इसको बताया गया ये जो तुम्हारा स्क्वायर है ये फुटबॉल है, ये कबड्डी है और ये क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ी हैं। अब तुम्हें बताना है कि आरेख को देखकर उन छात्रों को निर्दिष्ट कीजिए जो तीनों खेल खेलते हैं। मतलब उन तीनों छात्रों को प्रदर्शित करने वाला अंक छांटिए या मतलब उनका क्षेत्र बताइए जो तीनों खेल खेलते हैं। तो चेक करिए भाई, देखो कौन सा है जो तीनों खेल खेलने वाले कौन से। तो ऐसा अंक, ऐसा अक्षर कौन सा है जो तीनों के अंदर एग्जिस्ट कर रहा हो, ऐसा जो तीनों सर्कल के अंदर मतलब तीनों स्क्वायर के अंदर आ रहा हो। तो ओनली डी है, ओनली डी है, सिर्फ डी है ऐसा अक्षर और कोई नहीं है। तो इसलिए तुम्हारा आंसर क्या हुआ भाई? डी हुआ। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है इससे। अब इसको देखिए, ये थोड़ा मैथमेटिकल मतलब थोड़ा गणित पर आधारित क्वेश्चन है। ये गणित में भी आ जाता है, इसमें भी आता है। देखिए, एक क्लास है जिसमें टोटल स्टूडेंट 50 है। एक क्लास है जिसमें टोटल स्टूडेंट 50 है, जिनमें हिंदी बोलने वाले छात्र तुम्हारे 35 और इंग्लिश भाषा बोलने वाले तुम्हारे छात्र हैं 25। हिंदी भाषा बोलने वाले छात्रों की संख्या 35, इंग्लिश बोलने वाले छात्रों की संख्या 25। तो बताइए दोनों भाषा बोलने वाले छात्रों की संख्या कितनी होगी? इस क्वेश्चन को 2 तरीके से पूछता है, एक संख्या दे करके और एक परसेंटेज बेस जो है। पहले हम संख्या पे करेंगे फिर परसेंटेज पे करेंगे। देखिए, हिंदी बोलने वाले कितने स्टूडेंट हैं? 35। इंग्लिश बोलने वाले कितने? 25। 35 और 25 दोनों जोड़ दो, कितना हो गया? 35 और 25 पे तो 35 प्लस 25 60 हो गया। कितना हो गया? 60। टोटल स्टूडेंट से ये नंबर जितना ज़्यादा है, टोटल स्टूडेंट से, कुल स्टूडेंट से जितने भी ये ज़्यादा हैं उतने ही छात्र दोनों भाषा बोलेंगे। तो घटा दीजिए इसमें से कुल स्टूडेंट इसमें से घटा दीजिए, कितना आया? 10 आया। तो दोनों भाषा बोलने वाले छात्रों की संख्या कितनी है तुम्हारी? 10 है।
परसेंटेज बेस कैसा होगा वो भी देखिए। जैसे कह दिया एक क्लास है, एक क्लास में 65% स्टूडेंट हिंदी भाषा बोलते हैं, 65%, ठीक है, हिंदी भाषा बोलते हैं, और कह देगा 55% इंग्लिश भाषा बोलते हैं। तो दोनों भाषा बोलने वाले छात्रों का प्रतिशत बताओ। अब हमें पता है क्लास की जो टोटल स्टूडेंट है उन्हें 100% से रिप्रेजेंट उनसे प्रदर्शित करेंगे। 65 और 55 दोनों को जोड़ो, कितना हो गया? 65 और 55 को अगर हम जोड़ेंगे 120 हो जाएगा। कितना? 120। तो 120 में से 100 घटाइए, टोटल स्टूडेंट का जो परसेंटेज है वो माइनस करिए, कितना आया? 20%। तो ये आंसर होगा तुम्हारा। हिंदी और इंग्लिश भाषा बोलने वाले जो छात्रों का परसेंटेज होगा वो कितना होगा? 20% होगा। आइए बच्चों, अब ये देखिए, इसको नया क्वेश्चन है, इसको देखिए, बिल्कुल नया क्वेश्चन है ये, ठीक है ना? अच्छा देखिए बच्चों, अब ये क्वेश्चन है तुम्हारा। अब जैसे एक क्लास है, एक क्लास में 500 विद्यार्थी हैं, बैठे हैं, जिन्होंने हिंदी, गणित, अंग्रेजी का परीक्षण हुआ। उपयुक्त चित्र में फेल विद्यार्थियों की संख्या को दर्शाया गया है। ये जो अंक है ये फेल विद्यार्थियों को दर्शा रहा है इसमें। तो तुम्हें यहाँ बताना है कम से कम 2 विषयों में फेल विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना होगा। कम से कम 2 सब्जेक्ट में जो फेल स्टूडेंट है उनका परसेंटेज बताइए। तो हम सबसे पहले यहाँ चेक करेंगे, कम से कम 2 सब्जेक्ट में फेल, कम से कम 2 सब्जेक्ट में फेल स्टूडेंट कितने हैं, फेल विद्यार्थी कितने हैं तुम्हारे। देखिए अब इसने एक लिमिट दे दी, कम से कम 2, मतलब हमें 2 से नीचे तो हम जा सकते हैं, मतलब कम से कम 2 का मतलब यह है कि 2 से नीचे नहीं जाना हमें, सॉरी 2 से नीचे नहीं जाना, 2 से ऊपर हम ले सकते हैं। मतलब 2 से जो एक सब्जेक्ट का है वो नहीं, मतलब वो तो हम नहीं लेंगे, मगर 2 से ऊपर के जो 3 सब्जेक्ट में होगा उसको लेंगे। यहाँ देखिए सुनो, कम से कम 2 सब्जेक्ट में फेल कितने हैं भाई? ये 10, 12 और 12, 2 में तो ये फेल है। हम एक सब्जेक्ट वाला नहीं लेंगे क्योंकि इसकी लिमिट है कम से कम 2, 2 से कम नहीं जाएंगे, 2 से ऊपर जाएंगे। तो 12, 12, 24 और 10, 34, तो ये हो गया भाई। ये तो 2 सब्जेक्ट में। ये जो 5 है ये 3 सब्जेक्ट में है, ठीक है। तो ये कम से कम 2 वाली लिमिट को, उसकी जो बॉर्डर लाइन है उसको ऊपर है, उससे उसको पार कर रहा है, तो ये भी लिया जाएगा। 5 इसको भी लिखो। तो 34 और 5 कितना होगा? 39। 39 स्टूडेंट फेल है। कम से कम कितने फेल है? 39। कितने में से? 500 में से है, तो बटे 500। परसेंटेज में बदलने के लिए गुणा 100, 2 0 से 2 0 कट के 5 से भाग करो, 7.8%। ये आंसर हो गया तुम्हारा इसका, 7.8 ये आंसर हो गया। चलिए इसमें आगे देखिए भाई। अच्छा देखिए अगला क्वेश्चन है भाई तुम्हारा, 420 लोग हैं, जिनमें से भाई 85 लोग हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, 200 लोग ऐसे जो इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं, और कुछ लोग ऐसे जो दोनों टाइप के न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि कोई भी समाचार पत्र न पढ़ने वाले लोगों की संख्या बताइए। कोई भी समाचार पत्र न पढ़ने वाले लोगों की संख्या बताइए कितनी होगी। तो देखिए हम सबसे पहले इस चीज़ को पता करेंगे कि समाचार पत्र पढ़ने वाले लोग कितने हैं, समाचार पत्र पढ़ने वाले कितने हैं। तो एक चीज़ देखो, हम सबसे पहले इन दोनों को जोड़ लेंगे और उसमें से 60 माइनस कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा समाचार पत्र पढ़ने वाले लोग कितने हैं। जोड़ो 200 प्लस 85, तो 285 हो गया, और माइनस 60 घटा दो। 285 में से जब तुम 60 घटा दोगे तो कितना बचेगा? 225 बचेगा। अब 420 में से 225 घटा दो, 420 में से 225 घटा दो तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा। ऐसे व्यक्तियों की संख्या पता चल जाएगी जो कोई भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता। घटाओ, 420 में से घटाओ भाई, 400 में से 200 गए, कितने बचे? 200 बच गए। और भाई 5 और माइनस कर दो तो कितने हो गए? जब 200 में से 5 माइनस करोगे 195, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सेम इसी टाइप का क्वेश्चन ये रहा है। 40 व्यक्ति है, जिनमें से 22 क्रिकेट खिलाड़ी है, सॉरी 25 क्रिकेट खिलाड़ी है और 22 टेनिस खिलाड़ी है, और 16 ऐसे जो दोनों टाइप के खिलाड़ी है, दोनों खेल खेलते हैं। तो बताइए उन व्यक्तियों की संख्या कितनी है जो कोई भी खेल नहीं खेलते। तो हम सबसे पहले वही पता करेंगे जो कुल खेल खेलने वाले खिलाड़ी कितने हैं। वो कैसे पता चलेगा? 25 और 22 जोड़ दो, 47। 47 में से 16 घटा दो क्योंकि ये दोनों टाइप के खेल खेल रही है, तो कितना बचा? 31। तो 31 लोग ऐसे हैं जो खेल खेलते हैं, मगर हमें बताना क्या? वे लोग जो कोई भी खेल नहीं खेलते। टोटल कितने थे? 40। 40 में से टोटल कितना था भाई? 40। 40 में से 31 माइनस करिए,
बचा कितना 9। तो 9 व्यक्ति ऐसे जो कोई भी खेल नहीं खेलते, ये तुम्हारा आंसर होगा। चलिए देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा, एक कॉलेज में राष्ट्रीय स्तर के 50 खिलाड़ी हैं। कॉलेज में विशेष रूप से 3 खेल खेले जाते हैं। 9 खिलाड़ी तीनों खेल खेलते हैं। 17 खिलाड़ी, देखो क्या बताया, 9 खिलाड़ी तीनों खेल खेलते हैं, मतलब तीनों टाइप के खेल खेलने वाले जो खिलाड़ी हैं उनकी संख्या 9। 17 खिलाड़ी केवल 2 खेल खेलते हैं, मतलब डबल डबल गेम खेलने वाले जो खिलाड़ी है टोटल वो 17 है, 17 है। 5 खिलाड़ी वॉलीबॉल और टेनिस खेलते हैं। 7 खिलाड़ी वॉलीबॉल और क्रिकेट खेलते हैं। देखो 5 और 7 कितने हो गया 12, 17 में से 12 घटा दिए बचेगा 5, तो वो दोनों अलग खेल खेलने वाले बचेंगे। केवल क्रिकेट, टेनिस या वॉलीबॉल खेलने वाले खिलाड़ी की संख्या बराबर है, मतलब केवल ओनली अलग, मतलब एक तरीके से सिर्फ एक ही खेल खेलने वाले जो खिलाड़ी हैं उनकी संख्या क्या है, बराबर है। कितने खिलाड़ी क्रिकेट खेलते हैं ये हमें बताना है। देखिए तो सबसे पहले हम वेन डायग्राम बनाओगे। 3 खेलते हैं हमारे, 3 गेम हैं, तो 3 गेम को इस तरह से लिखे, क्रिकेट, वॉलीबॉल और टेनिस। देखिए जैसे जैसे इसने तुम्हें पर्सन में बताया वो लिखिए। सबसे पहले देखो टोटल जो तुम्हारे खिलाड़ी हैं वो कितने थे, कुल खिलाड़ी कितना बताया था पर्सन में भाई, 50 है। 9 खिलाड़ी तीनों खेल खेलते, तो 9 को यहाँ लिखिए। तीनों खेल खेलने वाले खिलाड़ी कितने भाई 9। 17 खिलाड़ी दोनों तरह के खेल खेलते हैं। 5 खिलाड़ी वॉलीबॉल और टेनिस, वॉलीबॉल और टेनिस खेलने वाले कितने खिलाड़ी थे 5, यहाँ लिखो उनके बीच में। 7 खिलाड़ी वॉलीबॉल और क्रिकेट, वॉलीबॉल और क्रिकेट खेलने वाले कितने 7, तो क्रिकेट और टेनिस खेलने वाले कितने बचेंगे 7 और 5 12, तो 17 में से 12 घटा दीजिए 5 बचेगा, यहाँ लिखो। अब हम देख लेंगे केवल एक खेल खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या, केवल एक खेल खेलने वाले खिलाड़ी, तो कितना होगा भाई, इन सभी को जोड़ो, 5 और 5 10 और 7 17, 17 9 कितना होगा 26, तो 50 में से 26 को माइनस कर दो बराबर 24। तो 24 खिलाड़ी ऐसे हैं जो एक एक खेल खेलते हैं, और इसने बताया भाई क्रिकेट खेलने वाले, टेनिस खेलने वाले और वॉलीबॉल खेलने वाले सभी की संख्या बराबर है, तो इसलिए 24 को 3 से बराबर 3 भागों में बांटो 8, तो 8 क्रिकेट वाले हैं, 8 वॉलीबॉल वाले हैं और 8 ही टेनिस वाले। इसका आंसर प्रश्न क्या था भाई, कितने खिलाड़ी क्रिकेट खेलते हैं ये हमें बताना। क्रिकेट खेलने वाले कितने खिलाड़ी हैं, तो क्रिकेट एरिया के अंदर जितने भी नंबर है सभी जोड़ो, 8 और 5 13, 13 और 7 20 और 9 29, तो 29 इसका आंसर है, ये तुम्हारा आंसर होगा। सभी बच्चे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बहुत से बच्चों को और को सब मतलब इसको सेंड करें, शेयर करें, जो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका लाभ मिले। ठीक है, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।